नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। दस्तक में आपका स्वागत है। जो आज की खबरें सबसे पहले आपके स्क्रीन पर। दरअसल कई निर्णय आज लिए गए। उस लिहाज से कहा जाए तो सीबीआई ने हरीश रावत को बुलाया है। हालांकि कल केंद्र सरकार को कहना है कि वो वहां पर शक्ति परीक्षण चाहती है नहीं, लेकिन उससे पहले बुलावा। इस सब के बीच 5 की मौत हो गई कुंभ के दौरान। वहां पर जबरदस्त बरसात, भारी। और इन सब के बीच केजरीवाल ने कहा है ड्यू से कि दरअसल प्रधानमंत्री की डिग्री वो बताए दिखाए। सोने पर एक्साइज ड्यूटी वापस नहीं होगी, 1% जो है उसे वापस नहीं लिया जाएगा। इसका ऐलान आज वित्त मंत्री ने कर दिया। इन खबरों पर जिक्र दस्तक में नहीं होगा। दस्तक में जिक्र होगा दरअसल उस 2 बूंद पानी को लेकर, जिसको लेकर कोई बेचैनी, किसी तरह की कोई योजना इस देश के भीतर कभी बनी नहीं। तो 2 बूंद जिंदगी के लिए क्यों महत्वपूर्ण, आज हम आपको हिमालय से लेकर जमीन तक की स्थिति को दिखलाएंगे, बतलाएंगे। हमारे संवाददाता वहां पहुंचे हैं। तो शुरुआत करते हैं दरअसल ग्लेशियर के बीच पहुंचे अशरफ वानी से। ये 3 तस्वीरें ये बताने के लिए काफी है कि जलवायु परिवर्तन या कहें ग्लोबल वार्मिंग का खतरा भारत में बढ़ कैसे रहा है। उत्तराखंड के जंगलों की 3000 हेक्टेयर जमीन पर फैले देवदार और चिनार के हजारों हजार पेड़, जड़ी बूटियां खत्म हो गई। तो अब हिमालय के पिघलते ग्लेशियर डराने लगे हैं। ग्लेशियर की ये कतारें ग्रेटर हिमालय, जंस्कार, पीर पंजाल, लेह से लेकर नुनकुन तक की है, जहां बर्फबारी कम हो रही है, तापमान लगातार बढ़ रहा है और पिघलकर या कहें खत्म होते हुए सिकुड़ते ग्लेशियर ने अब लेह लद्दाख के सैकड़ों गांवों में जीने के तरीके पर ही सीधा असर डालना शुरू कर दिया है। यहाँ पहले जमाने में हम अपना जो लद्दाखी गुंजा बोलते हैं, बाली गुंजा, वो पहनते थे, वो और टोपी पहनते थे। अभी तो हम बिल्कुल अंग्रेज की तरह बिल्कुल ये फ्री में बैठते हैं। पहले ज़माने में बर्फ यहाँ तक रहते थे, यही पहाड़। अभी तो बिल्कुल पिघल गया, उधर आगे गए। उसके हिसाब से तो आगे अगले जो आने वाले जनरेशन में बहुत फर्क पड़ेंगे। उस समय जो 1919 में यहाँ से जब पत्थर फेंके तो सीधा ग्लेशियर पे लगते थे सर। तो हमें इतना अंदाजा हुआ जब हम 2012 में वहाँ गए तो हम यहाँ से पत्थर फेंके तो लगभग वहाँ 200 फुट ग्लेशियर खत्म हो चुके थे सर। खत्म होते ग्लेशियर का असर खेती से लेकर बिजली और पीने के पानी की कमी तक पर आ पड़ा है। हिमालय की छाव में जो दरिया एक वक्त लबालब भरे रहते थे, वहाँ पानी की ऐसी पतली पतली धार से किसी तरह पानी का रास्ता बनाकर पहुंचाया जा रहा है, जो बीते 5 बरस में ही इतना कम हो गया कि जिनकी रिहाइश है उनके लिए भी पूरा पानी उपलब्ध नहीं। और अब हर कोई परेशान है कि आने वाले वक्त में होगा क्या। और सुनने भी आता है, पुराने जमाने लोग बोलते हैं यहाँ से रास्ता नहीं था और धीरे धीरे ये ग्लेशियर काफी चला गया अंदर। तो एक अगर इस तरह से बर्फ जब कम आता है तो मौसम जितना मतलब ये हो रहा है तो ये ग्लेशियर बहुत काफी पीछे चला गया। सियाचिन के बाद नुनकुन का ग्लेशियर हिमालय में एक बड़ा ग्लेशियर माना जाता है, जो करीब 50 किलोमीटर तक फैला हुआ है। लेकिन पिछले 50 साल के दौरान करीब 1/3 इस ग्लेशियर का हिस्सा भी पूरी तरह से पिघल चुका है। लेकिन पिछले कुछ सालों से जिस रफ्तार से अब ये ग्लेशियर पिघलने लगा है, उसने इस इलाके में रहने वाले लोगों के साथ साथ जानकारों और विशेषज्ञों को भी काफी चिंतित कर दिया है। तो जब बर्फ से ढके पहाड़ ही बेबर्फ हो चले हैं और देश में इस सच को लेकर उलझन है कि कैसे देश भर के सूखते डैम, दरिया और तालाब ही नहीं बल्कि नदियों से लेकर जमीन के नीचे भी पानी लगातार कम हो रहा है, तब कल्पना कीजिए कश्मीर घाटी की ऐतिहासिक झेलम नदी भी, जो कि पूरी तरीके से हिमालय की ग्लेशियर पर टिकी है, वह भी दम तोड़ती हुई दिखाई दे रही है। तो हालात हैं कितने गंभीर, इसके लिए जरा झेलम नदी का हाल भी देख लीजिए। झेलम नदी का हाल हम आपको दिखाएं उससे पहले जो लोग अध्ययन कर रहे हैं हिमालय में पिघलते ग्लेशियर को लेकर और वहां कम होते पानी को लेकर, उनकी क्या राय है। अगर हम कश्मीर में, मैं कश्मीर के हवाले से बात कर लूं तो यहाँ का मिनिमम टेम्परेचर अगर आप देखेंगे सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हुआ है विंटर का। इसी तरह मैक्सिमम टेम्परेचर भी इंक्रीज हुआ है, एवरेज टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है, स्नोफॉल कम हो रही है, तो कॉरस्पॉन्डिंगली रेनफॉल ज़्यादा होती है। तो उस वजह से हमारे जो ग्लेशियर है, मेरी असेसमेंट है कि कश्मीर हिमालयज़ में पिछले 50-60 साल से हमने करीब 20% ग्लेशियल मास जो है लूज़ किया है। तो उसके इम्पैक्ट्स हम देख रहे हैं कि सिग्निफिकेंट कमी आई है दरिया के पानी में। 1990 से हमने इसको स्टडी किया तो पहले कुछ स्टेबल लग रहा था। 10-15 साल हमें लगा कि स्टेबल है,
उतनी मेल्टिंग नहीं दिखा रहा है। लेकिन अगर हम पिछले 2-3 साल का डेटा देखते हैं तो स्नाउट इज सिग्निफिकेंटली गोइंग बैक। पिछले 2-3 वर्षों में बहुत तेजी से ग्लेशियर खत्म हो रहे हैं, पिघल रहे हैं, सिकुड़ रहे हैं। और इन स्थितियों के बीच झेलम नदी, जी एक वक्त की झेलम नदी और अब की झेलम नदी, कहां से कहां स्थिति आ गई, यह भी देख लीजिए। एक वक्त कलकल करती झेलम नदी अब सिर्फ कश्मीरियों की यादों में है। क्योंकि श्रीनगर के बीच से निकलने वाली झेलम नदी का नया चेहरा डराने वाला है। ये वही झेलम है जो एक वक्त बेरी नाक से निकलती तो अमृत मानी जाती। कश्मीरी पंडितों की पहचान वाले घाटी के बीचों बीच हब्बा कदल के इस पुल से गुजरती तो जीवन दायिनी मानी जाती। लेकिन अब हालात इतने बुरे हैं कि हर कोई अतीत के पन्नों को टटोल कर ही कहता है, हाँ कभी झेलम नदी का पानी उसने पिया था। घर से निकलते थे सवेरे सवेरे तो इसमें नहाते थे। इस पर वहाँ पर एक मस्जिद भी पड़ी हुई है, तो नमाज पढ़ने के लिए जाते थे तो वहाँ पर नमाज पढ़ते थे। पहले इसमें वजू बनाते थे फिर जाते थे मस्जिद। आप नहीं जा सकते हैं, इतना गंदगी हो गया इसमें। जब मैं छोटा था उस टाइम झेलम पूरा साफ शफाफ था। हम नहाते थे इसमें और पानी भी पीते थे। आजकल अगर कोई एक घूंट भी पिएगा उसको अस्पताल जाना पड़ेगा। गुंजाइश नहीं है कि नहाने का तो पीने का ही सवाल ही नहीं है। आज से 20 साल पहले इसमें इतना साफ शफाफ पानी था, दिल खुश होता था इधर बैठने को, और इतनी हवा भी आ रही थी, खुशगवार हवा आ रही थी। तो शहर का कचरा हो या फिर कतारों में लगे हाउस बोट से निकलता मवाद, या फिर झेलम की खादर जमीन को ही रिहाइश बनाने के हालात, सबने मिलकर झेलम को ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया जहां झेलम अपनी मौत खुद ही मर जाए। कश्मीर के बीचों बीच बहने वाली झेलम नदी की धारा कश्मीर में किसी जीवन धारा से कम नहीं। भले ही इस नदी का पानी पाकिस्तान जाता हो, लेकिन 2014 में आए भीषण बाढ़ के बाद इस नदी की हकीकत लोगों के सामने आई। तो कश्मीर में हिमालय से लेकर घाटी तक में पर्यावरण कोई मुद्दा नहीं है। खास तौर से सियासत और आतंक तले बेहतर जिंदगी का सवाल हाशिए पर आ गया है। शायद इसीलिए ताल तालाब हो या नदी पहाड़, अनदेखी की वजह से सब बर्बादी के कगार पर हैं। और सवाल यह भी है कि झील, नदी और बर्फ से ढके पहाड़ बचेंगे ही नहीं तो फिर यहाँ आएगा कौन? और कोई आएगा नहीं तो पहला और आखिरी पर्यटन उद्योग भी मर जाएगा, जो घाटी में 30 लाख परिवारों का पेट भरता है। तो कह सकते हैं 2 बूंद जिंदगी के लिए सवाल सिर्फ हिमालय घाटी का नहीं, सवाल उसके आगे। चलिए आपको लिए चलते हैं बुंदेलखंड, जहां सियासत आगे चलती है, 2 बूंद जिंदगी के पानी का हिस्सा या उसके अर्थ जो है वो पीछे रहता है। कैसे, जरा स्थिति देख लीजिए, मुश्किल है कहना कि त्रासदी देख लीजिए। जी ये सच इस बरस के पहले 120 दिनों का है। बुंदेलखंड में 113 किसानों ने खुदकुशी की। वजह पानी, यानी हर दिन एक किसान की खुदकुशी। और पानी नहीं है तो काम भी नहीं है, तो हर दिन 6000 लोगों का पलायन जारी है। और आलम यह है कि जनवरी से अप्रैल तक 7,20,000 लोगों ने जीने के लिए बुंदेलखंड छोड़ दिया। और बीते बरस को जोड़ दे तो हालात कहीं ज्यादा बुरे, क्योंकि इस दौर में 32 लाख लोग जीने के लिए बुंदेलखंड छोड़ चुके हैं और 900 किसान खुदकुशी कर चुके हैं। तो जो दिल्ली की पहल रेल के जिस खाली डिब्बे झांसी स्टेशन पर ले जाकर खड़े करने के बाद खड़ी हो गई, अगर उसमें पानी भर भी दिया जाए और बुंदेलखंड में पानी बंटवा भी दिया जाए, तो सच यह भी है कि इन डब्बों में इतना पानी नहीं समाता कि बुंदेलखंड छोड़कर गए 32 लाख लोगों को 3 दिन भी पीने का पानी मिल पाए और खुदकुशी करते किसानों पर ब्रेक लग जाए। बंद होते स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई शुरू हो जाए, क्योंकि पानी की वजह से बुंदेलखंड के 47% बच्चे स्कूल जाना छोड़ चुके हैं, सीधे कहें तो पढ़ना छोड़ चुके हैं।
तो फिर पानी के नाम पर क्या देश की सत्ता ही अब आम लोगों के साथ मजाक करने लगी है? यहाँ पानी की इतनी तकलीफ है, सीधा नदी का पानी पीते हैं, नदी का पानी पीते हैं, वहीं स्नान करते हैं, वहीं जानवरों को पानी पिलाते हैं। नदिया का ही पानी पीती हो? हाँ, क्या करन, कहाँ का पियान जब पानी ही नहीं है गाँव में। ये हालात है कि गांव जो है पानी से बेहाल है। पानी के लिए तो बूंद बूंद के लिए परेशान है जनता यहाँ की। सब झूठी है, अधिकारियों का कागज में अपना कागजी कार्रवाई दुरुस्त कर रहे हैं और बाकी कुछ नहीं। तो बुंदेलखंड में पानी का इस कदर संकट की बदहाली की कहानी बताते हुए लोगों की आंखों में पानी आ जाता है। लेकिन राजनीति की बिसात पर न आंख के पानी की कोई कीमत, न पीने के पानी की, क्योंकि सच यही है कि लातूर में जब पानी की पहली ट्रेन पहुंची तो सबसे पहले कार्यकर्ताओं ने चढ़कर ये जताने की कोशिश की कि उनकी पार्टी पानी लेकर आई है। और झांसी रेलवे स्टेशन पर केंद्र सरकार की भेजी ये जल एक्सप्रेस पहुंची तो असल मुद्दे पर बात से पहले राजनीति शुरू हो गई। ट्रेन खाली पहुंची थी, लेकिन यूपी के मंत्री साहब बोले कि पानी भेजने से क्या होगा, रखने की व्यवस्था होनी चाहिए। अब उन्होंने तो ट्रेन भेज दी है, अब पानी रखा कहाँ जाएगा? तो वैसे पानी का हमने प्रबंध किया है। तो पानी बाद में, सियासत पहले, यानी यूपी के मंत्री को पता ही नहीं था कि ट्रेन खाली आई है और उसे भरने की व्यवस्था राज्य सरकार को ही करनी है। और इसी राजनीति का दूसरा पहलू यह है कि केंद्र ने खाली ट्रेन झांसी पहुंचाकर ये जताने की कोशिश कर दी कि उसे बुंदेलखंड के सूखे की परवाह है। रतलाम से आए थे, अभी खाली स्थिति में है, इनको रिफिल करके जैसे ही डिमांड होगी हम उसको चलाएंगे। तो परवाह है किसे? बुंदेलखंड में पानी न मिलने से मौत हो या पलायन, इन सब से तो आंख हर वक्त दिल्ली और लखनऊ ने मूंदी है। सच यह भी है, और जिस सियासी बिसात की तैयारी दिल्ली और लखनऊ कर रही है, उस बिसात पर मौत भी प्यादा और पलायन भी प्यादा। क्योंकि बुंदेलखंड की त्रासदी यह है कि बारिश के दिन 52 से घटकर 12 दिन पर आ चुके हैं। 55% खेती खत्म हो चली है, 90% जलाशयों में पानी नहीं है, यानी कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बुंदेलखंड में बीते 50 वर्षों में लाया ही नहीं गया जिससे पानी तक पहुंचाया जा सके। और असर इसी का कि आधी दर्जन नदियों से घिरे बुंदेलखंड में 1.5 करोड़ लोगों को पीने का पानी तक मुहैया नहीं। और हालात यह भी कि केंद्र सरकार पानी के लिए खाली वैगन भेजना चाहती है और राज्य सरकार कह रही है हमें वैगन नहीं, पानी के टैंकर दे दीजिए। तो बिन पानी मरते बुंदेलखंड को लेकर किसकी आंख में पानी है? शायद सियासत की नायाब कहानी यही है। अनूप श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो। बुंदेलखंड में लगातार अगर 6000 लोग लगातार वहां से निकल रहे हैं, हर दिन निकल रहे हैं, स्थिति देख लीजिए कहां से कितने लोग किस रूप में निकलते चले गए। बुंदेलखंड के भीतर का सच यह भी है कि बांदा में 7,37,000 लोग चले गए, झांसी में 5,58,000 लोग, उरई जालौन में 5,38,000, हमीरपुर में 4,17,000, चित्रकूट में 3,44,000, महोबा में 3 लाख, ये सारी, ललितपुर में 4,17,000। ये सारी स्थितियां बतलाती हैं कि बुंदेलखंड से पलायन जारी है। और इन सब के बीच एक सच बुंदेलखंड का यह भी है कि पानी ना हो तो फिर जाति धर्म सब खत्म हो जाती है। और जहां पे ये स्थितियां रहती हैं कि लबालब पानी हो, वहां जाति धर्म सब कुछ रेंगने लगता है। दोनों को मिला दीजिए और रिपोर्ट देखिए। बुंदेलखंड में पानी नहीं तो पानी के लिए कई इलाकों में जात मिट रही है। और यह तस्वीर उसी बुंदेलखंड की जहां ऊंची नीची जाति का भेद पानी के इंतजार में समा गया और सब एक साथ पानी के इंतजार में। और उज्जैन में जहां कुंभ है, जहां पानी ही पानी है, वहां जात के आश्रय वो राजनीति अब परवान चढ़ रही है जो कुंभ स्नान में भी लोगों को जाति में बांट दे। जी, उज्जैन की शिप्रा नदी के तट पर बने वाल्मीकि घाट पर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह 11 मई को दलित संतों के साथ स्नान करेंगे। यह पूरा कार्यक्रम संघ से जुड़ी संस्था पंडित दीनदयाल प्रकाशन चैरवती ने आयोजित किया है। और बीजेपी के इस समरसता स्नान के बाद दलितों के साथ भोज भी होगा। तो पानी एक तरफ लोगों को जोड़ रही है और सियासत कुंभ स्नान में भी अगड़े पिछड़ों में बांट रही है। कुंभ ही एक ऐसा अवसर है जहां हम एक हो जाते हैं और इस बात को भूल जाते हैं कि कौन किस जाति का है, और समाज से अपने को उनको अलग अनुभव कराना हम समझते हैं समरसता के विरुद्ध है। तो सवाल यही, बीजेपी क्या कुंभ के आश्रय भी दलित एजेंडा चलाना चाहती है?
या यूपी के चुनावी वोट बैंक में दलित साधु संतों की भूमिका के मद्देनजर उन्हें लुभाने की कोशिश हो रही है? पानी वही पवित्र नदी का, उसमें दीवार पैदा करने की कोशिश एक बड़े षड्यंत्र का हिस्सा है। तो सिंहस्थ में दलितों को लेकर अलग स्नान के मुद्दे पर बवाल मचा तो बीजेपी को कहना पड़ा कि वाल्मीकि धाम में अनुसूचित जनजाति के अलावे सभी संतों को बुलाया गया है और सब मिलकर स्नान करेंगे वहाँ। उसमें अनुसूचित जाति के संत भी और अनेक लोग भी रहेंगे। लेकिन बीजेपी कुछ भी कहे, लेकिन यह तो समझ हर किसी को है कि पानी का कोई रंग नहीं होता, पानी ऊंच नीच भी नहीं देखती। लेकिन कुंभ स्नान में ऐसा होगा, ये किसने सोचा होगा? विरोध के मायने भी साफ हैं कि साधु संत सिंहस्थ में किसी भी तरह की राजनीति बर्दाश्त नहीं करना चाहते हैं। इस मामले में प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने चुप्पी साध रखी है। कैमरामैन निशात के साथ अमित कुमार, भोपाल, आज तक। दरअसल संभलेंगे नहीं तो स्थितियां बिगड़ती चली जाएगी। ये कौन कहे, किससे कहे, किस रूप में कहे, क्योंकि संसद के भीतर मुद्दे को लेकर बहस होती है, संभलने का जिक्र नहीं होता है। लेकिन एक रिपोर्ट आई है और उस रिपोर्ट के आसरे ग्लोबल वार्मिंग का असर क्या हो सकता है, जरा यह भी देख लीजिए। पानी के लिए यह हाहाकार फिलहाल तो तस्वीर को दर्दनाक बना ही रहा है, लेकिन आने वाले वक्त में पानी की कमी पूरी दुनिया और खास तौर से एशियाई मुल्कों पर आर्थिक तौर पर बेहद बुरा असर डालने वाली है। हालात कुछ ऐसे बन सकते हैं कि इन मुल्कों में साल 2050 तक सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में 14% की गिरावट आ सकती है, क्योंकि वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक ग्लोबल वार्मिंग में इजाफा होने की वजह से पूरी दुनिया में दिल दहला देने वाली बाढ़ और सूखे के हालात पैदा हो जाएंगे। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि ग्लोबल वार्मिंग से बर्फबारी की जगह बारिश ले लेगी, जिससे ज्यादातर पानी जमीन में जलस्तर बढ़ाने की जगह भाप बनकर उड़ जाएगा। पहाड़ों पर ग्लेशियर के पिघलने के अलावे समुद्र स्तर में बढ़ोतरी की वजह से खारा पानी भूजल को नमकीन और खराब कर देगा। ताजे पानी की कमी खेती से लेकर ऊर्जा के क्षेत्र पर बुरा असर डालेगी। यानी वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट कहती है कि भारत में जमीन के नीचे के पानी की पंपिंग से जो कार्बन एमिशन हो रहा है वह देश में होने वाले कुल कार्बन एमिशन का 4 से 6% है। और महत्वपूर्ण यह भी है कि यूं भी भारत में जब औसत से कम बरसात होती है तो संपत्ति से जुड़ी हिंसा में 4% तक का इजाफा हो जाता है। सांप्रदायिक हिंसा के मामले भी बढ़ जाते हैं। ऐसे में जरा कल्पना कीजिए, अगर ग्लोबल वार्मिंग की वजह से वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक स्थिति भारत में आ गई तो होगा क्या? हालात विकट हैं, इसीलिए हमें जिक्र करना पड़ा सिर्फ 2 बूंद जिंदगी के लिए पानी का। हालांकि प्रधानमंत्री ने 7 तारीख को यानी शनिवार के दिन सूखे कूट पर बैठक भी बुलाई है। क्या निकलेगा नतीजा, किस रूप में बात सामने आएगी, हर की नजर। लेकिन वक्त